हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 में हम द्विघात समीकरण को हल करना, कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा एक्सरसाइज 4.2। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है तो वो ये है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। सबसे पहले होती है बेटा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा है, गुणनखंड विधि से। दूसरा नंबर होता है बेटा आपका पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा होता है बेटा सूत्र द्वारा, आप कह देंगे सिरधराचार्य। आप सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को दूसरे जो है पूर्ण वर्ग बना के कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है सिरधराचार्य। सिरधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने नाम से एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सिरधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम से एक फॉर्मूला दिया है जिस फॉर्मूले को बोलते हैं सूत्र फॉर्मूला है, सिरधराचार्य सूत्र। तो वो फॉर्मूला था हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वो जब एक्सरसाइज में आएगा मैं उसको आपको बिल्कुल डीप में अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अब जो हमारे तीनों में से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से गुणनखंड फैक्टर करना, द्विघात समीकरण को हल करना। कौन से मेथड से? गुणनखंड विधि से। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे तो हमारे यहाँ पे जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होगी बेटा? गुणनखंड विधि। तो अगर आप गुणनखंड विधि से, ध्यान से देखना क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। सबसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हम इन्हें हल करना शुरू करते हैं और उसके बाद सारों को हल करते चले जाते हैं। देखो ध्यान से बेटा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जब कोई भी नंबर नहीं होता तो वहां पे 1 होता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं होता तो वहां पे गुणांक में 1 होता है, जो इसका गुणांक होता है। तो आप इसकी 10 की गुणांक 1 में करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा 10 बन जा 10, यानी 10 ही कम 10। अब आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसे समझ लो तो काम हो जाएगा, बस ये है मेन। अब इस 10 जो है 10 निकल कर आए, इसके ऐसे दो फैक्टर कैरी कीजिए, इसके दो टुकड़े ऐसे कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर बेटा 10 आना चाहिए 10। लेकिन अब यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो उन दोनों को घटाने के बाद 3 आना चाहिए। बस बिल्कुल ये प्रोसेस है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर प्लस का होता लास्ट वाला तो फिर उन दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाला नंबर आना चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस है। दो क्वेश्चन समझिए, आपके समझ में सब आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, 10 बन जाए 10 हो गया। अब आप 10 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 10 हो जाए, लेकिन उनको घटाने के बाद, उन दोनों नंबरों को घटाने के बाद बीच वाला नंबर कितना बेटा? 3। तो आपका 3 आना चाहिए। तो हमने इसके 10 के फैक्टर कर लिए, 5 2 10। ध्यान से देखना, 5 2 10।
और 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो बेटा आ गया 3। 10 के फैक्टर और भी है, 10 1 10 भी है, लेकिन 10 में से 1 माइनस करके 9 आ रहा, जो कि हमारे काम नहीं आएगा बेटा। उन दो ऐसे 10 के यानी कोई और नंबर आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे, बहुत सारे फैक्टर होंगे देखने में, लेकिन आपको वो फैक्टर लेना जो दोनों जगह काम कर रहा हो, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो वो नंबर आ रहा हो जो नंबर जिसके आपने फैक्टर निकाले हैं। मान लो आप 100 के फैक्टर निकालते हो, मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आना चाहिए। अब उसके बाद ऐसे 100 के बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे आपको जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आ जाएगा, लेकिन आपको प्लस करने पे या माइनस करने पे वो नंबर भी आना जरूरी है, उसी की सिचुएशन में वो नंबर भी आए जो मिड में दे रखा। तो समझिए ध्यान से, आपने निकाल लिया तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह रखो 5 माइनस 2, ब्रैकेट में रखा आपने एक्स, माइनस का हो गया 10 इक्वल टू में हो गया 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5 की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस माइनस प्लस 2 की एक्स में 2x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बेटा, आप देखिए ध्यान से। अब आप कह रहे कैसे हो गया, माइनस 5 की इस वाले एक्स में, पहले 5 की एक्स में हो गई माइनस 13, 5 की एक्स में हो गई 5x, इस माइनस की इस माइनस में होगी तो बेटा प्लस हो गया, फिर 2 की एक्स में 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसमें टर्म्स में कितने पद हो गए, 4 हो गए। पेयर कितने का होता है बेटा, 2 का। पेयर कितने का होता है, 2 का। 2 कौन कौन, इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का। इन दोनों पेयर में देखो एक जैसा क्या है, कॉमन नजर क्या आ रहा है, x। तो जो इन दोनों में कॉमन है उसे आपने यहाँ पे बाहर कर लिया, x कॉमन है। तो जब x एक इस जो कॉमन है, जो आपका कॉमन होता है उससे आप जिन दोनों में से कॉमन किया उन दोनों को डिवाइड कर दो, बस सीधा प्रोसेस है। आप एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। आप x से x को डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा। और 2 में 10 में कौन कॉमन हो रहा है, 2 में और 10 में 2 कॉमन है, 2 को भी डिवाइड कर देगा, 2 5 को भी 10 को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है बेटा आपका 2, तो यहाँ से बचा, जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन देखो, प्लस से पहले और प्लस के बाद। प्लस के पहले कौन है, x माइनस 5, और प्लस के बाद कौन है, वहां भी x माइनस 5 है। दोनों में कॉमन कितना होगा बेटा, x माइनस 5 दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ से बचा x, आगे से बचा प्लस के 2 और इक्वल टू हो गया 0। दोनों 0 के बराबर हैं। यदि x माइनस 2, ध्यान से देखना बेटा, यदि x माइनस 5 अगर वो 0 के बराबर हो तब आपको मालूम है कि x का जो मान होगा वो माइनस है तो उधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। अब का दूसरे को ले लो, और यदि ध्यान से देखना बेटा, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो, x प्लस 2 बराबर 0 हो, तब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि x का जो मान हो जाएगा वो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x के मान निकल गए, तो वो हो गया आपको x के जो मान होंगे वो कितने होंगे बेटा, x की वैल्यू एक तो होगी 5 और एक होगी माइनस के 2। दिस इज आंसर। और किसी भी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने हल होते हैं बेटा, 2। ये निकल कर आगे, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने हल होते हैं, 2, निकल कर सामने आगे। अब आगे लेके चलते हैं, हम इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। आप देखते रहिए, मैं आपको कराता रहूंगा, परेशान ना हो। आप बहुत ज्यादा डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जब हम हैं तो आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, बिल्कुल आसानी से मिलेगा। और ये हो गया आपका 6 इक्वल टू 0। आप जैसे यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से। आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू कौन है, 6 है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है बेटा, 2। तो आप इसकी मल्टीप्लाई 6 की किससे करेंगे, 2 से। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12। अब आपको मालूम है 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे 12 के जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 12 हो जाएगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं देखनी। लास्ट वाला नंबर कैसा आपका है, माइनस का। तो उन दोनों फैक्टरों को माइनस करने के बाद जो है बीच वाला नंबर भी आना चाहिए। अब बीच में तो कोई नंबर है नहीं, तो जब किसी नंबर यानी x है, यहाँ पे इसका कोई गुणांक नहीं है, यानी यहाँ इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1। तो अब आप देखिए 12 के फैक्टर करिए, 6 दूनी 12। सबसे पहले देखो 12 के कितने फैक्टर होंगे, 12 एकम 12, ये भी तो फैक्टर है। 6 दूनी 12 बेटा, ये भी तो फैक्टर है। 4 तिया 12 बेटा, ये भी फैक्टर है। अब आपको ध्यान से देखना कौन सा फैक्टर लेना। अब इनमें देखो घटाने के बाद 1 आना चाहिए। अब आप सोचेंगे 1 कहाँ है, एक्स का गुणांक भाई कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये भी बात बतानी पड़ेगी। क्या एक्स का गुणांक जब कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आना चाहिए। अब आप देखिए, जब हमें 12 में से 12 की गुणा 1 में कर रहा हूं तो 12 तो हो रहा है, लेकिन 12 में से 1 घटाऊंगा तो 11 आएगा। ये तो छोड़ दो, ये मेरा किसी काम का नहीं है, ये मेरा किसी काम का नहीं है। अब आगे 6 2 12, ठीक है, गुणा करने पे 12 आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 में से 2 को घटाने पर 4 आ रहा है, जबकि मेरा 1 आना चाहिए, ये भी मेरा किसी काम का नहीं है, छोड़ दो इसे भी। अब क्या है, 4 3 12, 4 तिया 12, 12 तो आ रहा है, लेकिन 4 में से 3 घटा कर 1 भी आ रहा है, ध्यान रखना। तो मेरा जो काम का नंबर है वो यही है, 4 में से 3 का 1। तो मैंने देखा कि 12 के जो फैक्टर है वो 4 × 3 हो गया, 4 3 12, यानी 4 और 3, ये मेरे लिए फायदे की चीज है, ये सबसे मेन चीज रहेगा।
और मैं लूंगा यहाँ पे 4 - 3 और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 1। अब आप सोचोगे ये 1 कहाँ से है बेटा, 1 इसलिए लेकर आया क्योंकि जब मैंने आपको बताया जब किसी वेरिएबल का कोई गुणांक नहीं होता, कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो वहां पे कोफिशिएंट 1 होता है। क्या होता है बेटा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 माना जाता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2x², इसके बाद प्लस यहाँ पे रख दो 4 - 3, ध्यान से देखते रहो बेटा, 4 - 3 इंटू में x हो गया माइनस के 6 हो गया इक्वल टू में 0। अब क्या करूं, अब इससे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4 की मल्टीप्लाई x में करो तो क्या हो जाएगा बेटा 4x, -3 की मल्टीप्लाई x में करो तो 3x और माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब कितने पद हो गए बेटे, 4 पद हैं। पेड़ कितने का होता है, 2 का। पेड़ कितने का होता है बेटा, 2 का। पहले दोनों में एक पेड़ बना लो, लास्ट के 2 का एक पेड़ बना लो। आप ये रहा, इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन एक ऐसा नंबर देखिए जो 2 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, तो कौन होगा, 2 होगा। कौन होगा बेटा, 2। तो एक तो 2 हो गया। और x में x² में जो कम पावर वाला होता है वो होता है, ये हो गया। जो आपने कॉमन किया है उस कॉमन से जिसमें से आपने कॉमन किया उन दोनों को डिवाइड कर दे, बिल्कुल सीधा प्रोसेस है। तो 2 से 2 को काटेंगे, कट जाएगा, एक x भी वो भी कट जाएगा, तो यहाँ से एक x बचेगा, प्लस आ गया ये x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये सीधा देख लो बेटा, सीधा प्रोसेस है। जो आपने कॉमन करा उस कॉमन से पहले वाले को पद को भी भाग करना है और उस कॉमन वाले पद से दूसरे वाले पद को भी भाग करना है। इस x से एक x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से एक x बचा, और इस x से x कट गया, 2 कम 2 दूनी 4, यहाँ से 2 बचा। देखो और ब्रैकेट में x + 2 आ गया सीधा सा। तो जो भी आपने कॉमन किया है उसे दोनों पदों में से जिसमें से कॉमन किया उन दोनों पदों को भाग कर दो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉमन करो पहले तो। और फिर 3 में और 6 में क्या कॉमन हो रहा है बेटा, 3 में और 6 में 3 ही कॉमन हो रहा है, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा और 6 जो है वो भी 3 से कट जाएगा। तो क्या हो गया बेटा 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे कर दो, -3 से -3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा x, और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब माइनस से पहले एक पद है, माइनस के बाद का दूसरा पद है, तो आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2, तो कॉमन हो गया आपका x + 2। क्या कॉमन हो गया बेटा, x + 2। यहाँ से बचा आपका 2x - 3 और इक्वल टू में किसके बराबर है बेटा, 0 के। पहले एक को 0 बराबर रखिए, ध्यान से देखते रहो। यदि x + 2 बराबर 0 तो तब हम यहाँ से x निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2। एक तो ये आ गया। दूसरे को रखिए, और यदि दूसरा भी हमें पता है कि वो 2x - 3 है, ध्यान से देखना, 2x - 3 बराबर 0, तब 2x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। और अगर x निकालते हैं तो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से x के कितने मान निकले बेटा, 2 ही निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो अधिक से अधिक 2 ही हल होते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -2, 3/2। दिस इज आंसर। ये आपका दूसरा हो गया। तो इसी तरीके से हम चलते हैं आगे। रूट वाला, कुछ बच्चे रूट से तो इतने डरते हैं, बस पता ही नहीं चलता क्यों इतना डरते हैं, पता नहीं। जो स्क्वायर रूट का जो निशान होता है, जो साइन होता है, ये ऐसा लगता है जैसे खा जाएगा, मतलब शेर से भी ज्यादा खतरनाक लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है मतलब जैसे खा जाएगा, मतलब शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इतने बच्चा शेर से नहीं डरता जितने स्क्वायर रूट के साइन से डरता है। चलो देखियो आगे आएगी बात समझ, क्यों डर रहे हैं कैसे। तो देखो ये होगा आपका √2 x² प्लस के 7x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। पहले एक बात चेक कर लो भैया, एक बात तो चेक किया, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, आधे देखो, आधे जो है आधे स्क्वायर रूट देखने लगे, नहीं नहीं भाई, मैंने बताया था स्क्वायर रूट किस पे होना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पे x है, जो हमारा वेरिएबल है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। आप वेरिएबल को चेक करिए, आप कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं, अबे कांस्टेंट पे स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप स्क्वायर रूट को चेक कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ये पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो इसने क्यों दे दी फिर इसमें, बेटे द्विघात समीकरण है क्योंकि आप x को देख रहे हैं, x की घात कितनी है 2 और x की घात यहाँ पे कितनी 1, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और जब नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो सीधा सीधा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी तो यहाँ पे दी है। आप इन्हें मत देखो, इन्हें कांस्टेंट पे चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट वैल्यू पे चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो सीधा सीधा सा आप समझ ले कि फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो वो इक्वेशन भी नहीं है। कई बार से बताता रहा हूँ, पहली वीडियो में देखना, उसमें सबको समझ आ जाएगा, दूसरी वीडियो में तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और ये तीसरी वीडियो इसे जरूर देखना। अगर आप जो है कोई इक्वेशनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो आप जरूर ही देखना, नहीं तो रह जाओगे देखते हुए कि पता नहीं कहां से चला गया कहां को आ गया। अब देखो क्या करना है,
ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है बेटा 5√2 है, और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना वो √2 है। अब आप चेक करिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, देखो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 की √2 से, ध्यान से देखते रहो। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से अभी आपकी समझ में आ जाएगा, 5 तो 5 है ही, और √2 कितना होता है बेटा, हाँ बिल्कुल सही, कितना 2, और इक्वल टू आ गया 10। चलो जी ये आ गया। ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए फैक्टर सामने इस तरीके से निकालते हैं। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी आपने, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2, और 5 2 10, तो 10 आ गया। अब 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए इस वाले 10 के जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए, उन दो टुकड़े ऐसे 10 के दो टुकड़े कर दीजिए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों को लास्ट साइन देखो क्या आ रहा प्लस, तो बेटा जोड़ने पर ये समझ लो, अगर लास्ट वाला साइन जो आपका जो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसका जो साइन अगर नेगेटिव है तो फैक्टर माइनस करने के बाद बीच वाला नंबर आएगा। लेकिन अगर आपका जो ये वैल्यू अगर आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर बेटा जोड़ने के बाद बीच वाला नंबर आएगा। तो बताओ जोड़ने पे आएगा या माइनस करने पे आएगा, तो जोड़ने पर आएगा। तो 5 2 10, ध्यान से देख लो 5 2 10, तो आपने यहाँ पे 10 लिख लिया। अब 5 में से अगर 2 प्लस करने लगो तो 5 और 2 हो जाएंगे 7, हो गया फैक्टर। यानी आपको मालूम है 10 के जो फैक्टर हैं, 10 के जो दो फैक्टर करे हमने, एक तो 2 और एक 5 है, तो हमने कर लिया। तो 5 2 10 और 5 + 2 7। अब यहाँ पे रखिए तो ये जाएगा आपका √2 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखो आप 5 + 2 इंटू में एक्स और प्लस 5 √2 इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 की एक्स में 5x और 2 की एक्स में 2x और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब मैं इनमें कॉमन अभी नहीं कर रहा, पद तो 4 हैं, पेड़ भी बन रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ आएगी थोड़ी सी, इसे मैं आपको बताता हूँ। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब आपने 2 कब बनाया था, जब दो रूट आपस में दो रूट की मल्टीप्लाई करी, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करी थी, तब आपने क्या बनाया था 2 बनाया था। तो ध्यान से देखना, एक लाइन और लेके चलिए आप, तो आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जाएगा आपका 5x, और इससे जो 2 है इसे लिख दिया मैंने √2 इंटू में √2, ध्यान से देख लेना, और x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कर लिया जी, करा क्या भाई, तुमने तो बताया कि 2 जो है √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता, तो मैंने उस 2 की जगह वापस वही रख दिया √2 इंटू √2, तो कौन सी गड़बड़ कर ली। अब बताइए, एक पेयर देखो प्लस से पहले एक प्लस के बाद में, दो मतलब दो नंबर बन रहे, देखो एक तो प्लस से पहला है एक पेयर, एक प्लस के बाद का, इन दोनों में कॉमन बताइए क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि इन दोनों में जी ना तो 5 हो रहा ना √2, इनमें से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर x में एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन हो रहा है, x हो रहा है। चलो जी x कर लिया, यहाँ से क्या बचा बेटा आपका √2, और एक x बच गया, और आगे से क्या बच गया बेटा प्लस का 5 बच गया। कॉमन लेना तो आता है ना आता तो 4th क्लास में चले जाओ, दोबारा से आ जाएगा सारा लेना। तो इसके बाद आप देखिए ये तो एक हो गया, इसके बाद आगे देखिए √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा करा था। देखो ध्यान से √2 और √2, यहाँ पे एक √2 कॉमन हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें प्लस से पहले और प्लस के बाद में एक जैसा मुझे एक तो ये नजर आ रहा है, एक ये, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक तो ये बचा √2x, ध्यान से देख लेना बेटा, एक तो √2x, और यहाँ से क्या बच गया क्योंकि कॉमन हो गया वो तो लास्ट वाला इक्वल टू 0। चेक कर लो, समझ में आ जाएगा खुद। नई बात समझ, बिल्कुल सिंपल तरीके समझ में आ गई। अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूं तो यही तो आ जाएगा बेटा जो ये है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो मैंने ऐसी कॉमन निकाले, √2 यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ से एक तो यू बच गया और एक 5 बच गया, ये रहा। अब इसके बाद क्या करना, दोनों में कॉमन √2x प्लस 5, दोनों में कॉमन, एक तो ये हो गया, तो बचा क्या x प्लस √2, ये बचा x प्लस √2 इक्वल टू में क्या बेटा 0। दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों फैक्टर हैं 0 के बराबर हैं, तो क्या करना आपको √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, और हम यहाँ √2x निकालेंगे तो √2x इक्वल टू माइनस का 5, और x निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 5 बाय √2। एक तो ये आ गया, दूसरा ले लो। जब आप दूसरा लेंगे तो दूसरा में क्या है ध्यान से देखना, और यदि x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2। अतः यहाँ से x के कितने मान निकल कर आए बेटा, 2। कौन कौन, एक तो माइनस का 5 बाय √2, और एक दूसरा क्या निकल कर आया बेटा, माइनस का स्क्वायर रूट 2। दिस इज आंसर। अगर रैशनलाइज कराने के लिए बोले तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे कर दो, बस आंसर यही आएगा। तो हमने कहाँ पढ़े, हमारा होगा दूसरा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से जो डर वो भी आपका क्या हुआ, खत्म हुआ।
इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए ना बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से कर लेना, डरना मत। डरोगे तो डरते रह जाओगे, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया इस तरीके से क्वेश्चन को करना, आपकी समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो फिर तो सभी चीज अच्छी होती चली जाएंगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, 2x² प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। अब आधे ज्यादा इसे भी देख के डर गए भाई इसका क्या होएगा, सबको पता है इसका क्या होएगा, लेकिन डर रहे हैं। तो कैसे डर रहे हो, देखो इसके अपोन में कुछ मत मानो बेटा, 1 मान लो, इसके भी अपोन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब एलसीएम बताओ कितना होगा, 1 तो एलसीएम हो गया आपका 8। 1 से 8 को डिवाइड करो 8 है, 8 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 और x की मल्टीप्लाई x²। ध्यान से देखते रहो, 1 से 8 को डिवाइड करो 8 आया, 8 की x में कर लो 8x आ गया, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 में कर लो 1, इक्वल टू होगा 0 बटे में 1 कर लो। अब कर लो इनकी कैची की गुणा, जानते हो कैची की गुणा, देखो 16 की x में करोगे तो ये जाएगा 16x² माइनस के 8x प्लस 1, जब इसकी 1 में करेंगे तो ये आ गया, 8 की 0 में करेंगे तो 8 0 0, 8 0 0। कोई तो ये 8 0 8 मत कह दो बेटा, 8 0 0, बहुत सारे ऐसे पहलवान भी है जो 8 0 8 ही कह रहे हैं। तो अब 16 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में। देखो हमारा कांस्टेंट वैल्यू कौन है, वो है 1, तो कांस्टेंट वैल्यू कौन है बेटा हमारी 1। और जो हमारी x² का जो गुणांक है वो कितना है 16, तो हमें 16 की गुणा 1 में करनी सबसे पहले। ध्यान से देखना, 16 की मल्टीप्लाई किस में करनी है बेटा, 1 में, तो 16 ही कम 16। अब 16 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 16 ही आए। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, देखो कैसे होंगे। सबसे पहले देखो 16 ही कम 16 आ गए, फिर देखो 8 दूनी 16 बेटा ये भी आ गया, फिर अगर 4 चौक 16 बेटा ये भी आ गया, और कुछ होगा उसे देखेंगे। अब हमारा देखो 16 ही कम 16, अब यहाँ पे ये करा प्लस है, ध्यान से देखना कांस्टेंट वैल्यू कैसी है प्लस की, तो उन्हें दोनों को वे जो आप 16 के जो 2 फैक्टर करेंगे उन्हें जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए बेटा, 8 आना चाहिए। लेकिन अगर माइनस का ये वैल्यू माइनस की होती, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू 1 दिख रही है, अगर ये माइनस में होती तो फिर वे जो आप फैक्टर कर रहे हो ना, 16 के जो फैक्टर कर रहे हो उन्हें घटाने के बाद कितना आना चाहिए था बेटा, फिर इतना आना चाहिए था। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे, ये तो किसी कीमत पे नहीं हो रहा, क्योंकि गुणा करने पर तो 16 आ रहा है, लेकिन घटाने पर तो जोड़ने पर 17 आ रहा है। मैं दोनों को 16 कम 16, यानी 16 के 2 फैक्टर, एक 16 और 1 आ गया, तो 16 की जब 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 16 कम 16, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 16 में 1 तो 17 है, तो मुझे 17 नहीं चाहिए, मुझे 8 चाहिए, छोड़ दो। आगे देखिए 8 दूनी 16, चलो जी गुणा करने पर तो 16 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 10 आ रहा है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मेरे लिए बेटा ये भी नहीं चाहिए। क्यों क्यों, क्योंकि दोनों वो जो फैक्टर है वो दोनों जगह काम करने चाहिए। कौन कौन सी जगह, मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी, मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी, या सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कहाँ होगा। अब देखिए 4 चौक 16, चलो जी वेरी गुड, लेकिन 4 में अगर 4 को जोड़ दो तो भी 8 आ जाएगा। दोनों तक के लिए जो है ये जो है ना, ये 4 और 4 ये दोनों के लिए काम कर रहा है। अब ये दो जो 4 और 4 जो 16 के 2 फैक्टर्स 4 और 4 है, ये दोनों जगह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर मैं 4 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आ जाता है, अगर मैं 4 में 4 को प्लस करता हूं तो 8 भी आ जाता है। तो मुझे 16 के फैक्टर निकाले मैंने 4 इंटू 4, ध्यान से देखना 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, लेकिन अगर मैंने दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा 8, और मुझे कितना लाना 8 ही तो लाना, ये रहा, मुझे 8 ही लेकर आना है। आई बात समझ, आधे बच्चों को तो आज समझ में आया होगा इसे ऐसे करते हैं। अब ये आधे से ज्यादा बच्चे तो ये देख रहे होंगे इसे करें कैसे। आज बहुत सारे बच्चों की समझ में आ रहा है कि इसे ऐसे करते हैं कि प्लस करने पर, हमें तो ये पता कि न्यू 16 जोड़ने पर घटाने पर 8 आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जोड़ने पे आना चाहिए बीच वाला नंबर, और अगर नेगेटिव होती है तो घटाने पे आना चाहिए। तो अब ये क्या करें आप, 16 आपने देखा x² माइनस इसे 8 को लिख दिया 4 प्लस 4, ध्यान से देखते रहना बेटा, इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है 16x² माइनस 4 की x में करेंगे तो 4x माइनस प्लस माइनस, 4 की x में 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन बताओ, पद हो गए 4, 1 2 3 4, पहले 2 का एक पेयर और लास्ट के 2 का एक पेयर, तो 2 का ही तो पेयर हो, तो हमारे यहाँ तो 2 का ही हो, आपके यहाँ 3 का, चलो कोई दिक्कत ना, आपके यहाँ 3 का होता होगा, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे 2 का, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा, 4x नजर आ रहा है। कितना आ रहा है 4x, तो 4 से इसे 16 को डिवाइड करो, 4 से 16 को कितने टाइम 4 टाइम,
और एक एक्स कट जाएगा तो एक्स बचा, और 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 1, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ तो कोई कॉमन नहीं हो रहा, -4x + 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है बेटा 1, क्योंकि 1 उसको भी काट देगा 1 उसको भी काट देगा, तो हम यहाँ लेते हैं -1 कॉमन। जब -1 करेंगे तो -1 से 4x को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4x, -1 से +1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1 = 0। अब हो गया माइनस से पहला एक, माइनस के बाद का दूसरा, तो दोनों में कॉमन होगा आपका 4x - 1 और अगला आपका 4x - 1 और = 0। तो आप देखेंगे यदि दोनों 0 के बराबर है, यदि 4x - 1 बराबर 0, तब जो 4x होगा वो किसके बराबर होगा 1 के, और अगर x निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1/4। और दूसरा भी ले लेते हैं हम, क्या हो गया दूसरा भी आ जाएगा हमारा। और यदि 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ पे x जो है 4x जो है वो 1 के बराबर होएगा, और x निकालेंगे तो x बराबर 1/4। अतः x बराबर दो आंसर निकल कर आ रहे हैं बेटा यहाँ पे x के, लेकिन सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, रुको। 1/4 × 1/4, तो x के यहाँ पे दोनों मान समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सामने क्वेश्चन पे। समान कब होंगे, देखो देखो समान आ रही, ये जो एक्सरसाइज जब हम 4.4 पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेट पढ़ेंगे, विविधकर वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वहां मैं प्रॉपर आपको सब चीज समझा दूंगा, आप परेशान ना हुआ करो। आगे की सोचोगे तो आगे भी नहीं जा पाओगे, पीछे भी नहीं जा पाओगे, आप अभी से परेशान मत हो। जब एक्सरसाइज आगे आएगी तो मैं बताऊंगा दोनों समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, परिमेय सब बता दूंगा मैं वहां पे। आज जो चल रहा है बस उस पर ध्यान दीजिए, उससे आगे की मत सोचिए। अगर उससे आगे की सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, अगर उससे आगे की सोचेंगे तो बेटा सोचते ही रह जाएंगे। बेटर ये है कि आप आगे के बारे में ना सोचें, जो चल रहा है उसी के बारे में सोचें। तो आज की एक्सरसाइज में 4.2 में आप बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करना सीख रहे हैं, और हल करना क्या सीख रहे हैं, बस ये समझ लो आपने तो मैथ ही सीख लिया भाई साहब, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो चीज अब आप पे नहीं आती थी, अब लगभग वो चीज आप पे आने लगी है, आ ही जाएगी, क्योंकि जब हम सिखाने के लिए खड़े हैं और आप सीखने के लिए खड़े हैं, तो भैया वहां पे तो बेड़ा पार हो ही जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हो गया, तो मैं कह रहा था बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डूब के लंका पार नहीं होती। हाँ जो भी है, खैर यार कहावत मुझे कम आती है, हमारे मास्टर जी फुरकान साहब है वो बताते रहते हैं मुझे, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ अक्सर, कहीं मुझे जरूरत पड़ती है तो वो मुझे कोऑपरेट करते हैं। तो अब भी है नहीं वो मेरे पास, अगर होते तो वो एकदम बता देते। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इतना सुन लो, बाकी तुम आगे कुछ भी मिला लेना, हो जाएगा पूरा। तो कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। अब बताइए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, कितनी 1, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो 100 है। तो 100 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, 100 की मल्टीप्लाई किस में करिए बेटा 1 में करिए। जब आप 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा 100 बन जा 100 होएगा, 100 बन जा 100। अब देखो 20 के कितने फैक्टर आएंगे, देखो पहले तो 100 गुना 1 ही आएगा, 100 1 100, क्योंकि एक 100 हो गया, एक हो गया, चलो जी, एक हो गया 50 दूनी 100, बेटा देख लो अब तुम्हें मैं बावला कर दूंगा। एक होता है 25 चौका 100, बेटा देख लो आज तो बावले हो जाओगे। फिर होता है 20 पंजे 100, बेटा आज तो लग रहा है। और फिर कितना होता है बेटा 10 × 10, 10 दान 100, और फिर कितना होता है, चलो फिलहाल इतना ही समझो, आगे को देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने देखा 100 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पे 20 आना चाहिए, देखो प्लस। अब तुम देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या बेटा आपकी पॉजिटिव है, प्लस है, देखो यहाँ देखो लास्ट में क्या है प्लस, तो जोड़ने पे आना चाहिए बीच वाला नंबर, ये जो बीच वाला भी कितना 20, कितना 20, जोड़ने पे आना चाहिए। और अगर यहाँ नेगेटिव होता तब, तो तब जो माइनस करने पे कितना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए आप गुणा करने पे तो सबका 100 आ रहा है, बस अब ये देखिए जोड़ने पे 20 का बनना है, बस ये देख लो, बस आ गए ना बेटा, देखो बना दिया ना इंटेलिजेंट, मेरी तरह इंटेलिजेंट हो गए, आगे समझ में तुम्हारे, आगे समझ में तो बेड़ा पार हो गया। अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए तो तुम हार नहीं होने की। बस तुम देखो 100 सब जगह आ रहा है, 100 सब जगह आ रहा है, गुणा करने पे तो 100 सबके लिए आ रहा है, बस ये देखो, बस अब ये देख लो कि ऐसे कौन से दो फैक्टर है जोड़ने पे 20 आ रहा है, बता दो, चलो करो हिम्मत। हाँ बिल्कुल सही जगह पहुंच गए, एकदम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए, दिख रहा है ना बेटा, ये सही जगह बिल्कुल, 10 × 10, बिल्कुल सही जगह पहुंच गई, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 100 तो आ रहा है सब जगह, लेकिन जोड़ने पे 20 कौन सी सिचुएशन में आ रहा है, तो आपने देखा 10 × 10 के लिए आ रहा है, बस यही तो चाहिए हमको। तो हमने देखा कि 100 के जो फैक्टर है वो 10 × 10 है, तो बेटा 10 की 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 10 को 10 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20, कितना 20।
तो इतने सारे फैक्टर है, सबको हटा दो और एक ही चुन लो बस। देखो कितना मजा आया, आया नहीं आया? अब तक तो ये सोच रहे पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बेटा आज सब कुछ होगा, आज तो तुम्हारी सब चीज समझ में आ रही है, तो एकदम पता लग गया कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है। देखो ये बस करो, इसे आगे बढ़ा दो, हो जाएगा। देखो क्या करना है, अब यहाँ पे रखो 100, आगे रखो एक्स स्क्वायर, माइनस के 20 को क्या रखो 10 प्लस 10, क्या लिख दो बेटा 10 प्लस 10, क्या 10 प्लस 10 और x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब ये हो जाएगा आपका 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 की x में मल्टीप्लाई करो आपका 10x हो गया, और माइनस की प्लस में माइनस 10 की फिर x में करो 10x हो गया, और प्लस का 1 हो गया इक्वल टू में 0। वेरी गुड। पेयर कितने का होता है? 2 का। पेयर कितने का होता है बेटा? 2 का। पहले दोनों का एक पेयर बना लो, लास्ट के दोनों का एक पेयर बना लो और कर दो, हो गया बेड़ा पार। तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? 10। कितना बेटा? 10। 10 से 100 को भाग करो, जब 10 से 100 को भाग करेंगे तो 10 धाम 100, 10 आ गया। और कॉमन कितना कर रहे हैं हम? x भी तो कर लो भाई, x भी तो कर लो यार, x भी तो है। तो 10x से जब इसे करेंगे तो 10 धाम 100, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और 10x से 10x को करो तो 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो भैया 1 कर दो, मैंने बताया तो था जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। तो -1 कॉमन करा तो -1 से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x। क्या बचेगा बेटा? 10x, और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू 0। आई बात समझ? कैसे? -1 से इसे भी डिवाइड कर दो, -1 से प्लस वाले 1 को भी डिवाइड कर दो, हो गया। ये दोनों सेम आने चाहिए, बस ये ध्यान रखना बेटा। अगर आपके फैक्टर में नीचे वाले दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये सेम आ रहे ब्रैकेट वाले दोनों, तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं है। और अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ रहा तो तुमने कहीं ना कहीं लंका लगा रखी है भाई, देख लो उसको ठीक कर लो पहले। तो हो जाएगा दोनों में कॉमन हो जाएगा 10x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका दूसरा भी 10x माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 10 बचा और इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो कैसे, ये दोनों तो कॉमन होकर एक आ गया, इनमें से तो एक बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 10x और यहाँ से बचा -1, ये अगला फैक्टर बन जाएगा, हो गया सीधा। अब इसमें दोनों 0 के बराबर हैं, तो मैं कह रहा हूँ यदि, ध्यान से देखना बेटा, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे 10x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1, और x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। चलो जी आगे आ जाओ। और यदि दूसरे को भी अगर 0 के बराबर रखने लगे हम, और यदि 10x 10x/10 होएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप लेंगे 10x इक्वल टू हो जाएगा +1, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो अतः यहाँ पे x के कितने मूल निकलते हैं? 2 हल निकलते हैं, मूल भी कह देते हैं, शून्यांक भी कह देते हैं, हल भी कह देते हैं। तो एक होगा 1/10, तो दूसरा भी हो जाएगा 1/10। तो यहाँ भी दोनों कैसे आ गए? समान। तो बेटा दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है, दोनों प्लस प्लस के भी हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस का भी हो सकता है, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 शून्यांक होने चाहिए, 2 हल होने चाहिए, वो दोनों कैसे हो सकते हैं? प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, एनीवे कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से आपने देखा, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपर अच्छे तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा सीखा। अब हमारे जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होते हैं, माना राम की उम्र श्याम की उम्र से इतनी है, माना हसन की उम्र फुरकान की उम्र से इतनी है, तो बेटा ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए हम एक बार फिर आपके सामने आएंगे वीडियो नंबर 4 लेकर। आप हमारी हर वीडियो को देखें। अगर आप वाकई में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर करना है, तो हम वादा दिलाते हैं, आप 90 की तमन्ना नहीं रखिए, हम 100 में से 100 भी दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट है। हम नहीं कह रहे, ये बच्चे बोलते हैं, बच्चे कहते हैं। अब कल बच्चे आए थे, बात काफी संडे था, कल कोचिंग पे काफी सारी मीटिंग थी, उन बच्चों में सिर्फ यही देखा गया है कि बच्चों ने जो हमारे पढ़ाने के मेथड को लिया है वो बहुत 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 अच्छे से लिया है, और उनकी बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। तो हमने जो आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना कैसे सिखाया है, वो बहुत अच्छे से आपने सीखा है। मैं वादा करता हूं कि कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक से लगाकर, कुछ अपने एग्जाम्पलों को करेंगे, कुछ कहीं से अपने पास से कोई क्वेश्चन बनाएंगे तब करेंगे, और जो ये मैंने आपको पढ़ाया है इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगा के देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि मैंने फैक्टराइजेशन जो आपको सिखाया है वो आपने किस तरीके से सीखा है, वो सीखा भी है या नहीं भी सीखा। तो इसीलिए मैं आपसे अब कहता हूं कि आप जो है, अगर बहुत अच्छे से समझ में आया, अगर आपकी हमारी ये वाली वीडियो आपकी समझ में आई है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और बहुत अच्छे ज्यादा समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरीके के कंटेंट्स आप पाना चाहते हैं हमसे, अगर आपको हमसे यही उम्मीद है कि हम इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहें, तो आप हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।